लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वन डे वन चैप्टर में बात आज इसी चैप्टर की होने वाली है। मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठें और चैप्टर निकालें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 20। उसमें ये 5 टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। ये सारा का सारा जो टॉपिक है हम लोग विदिन 1.5 घंटे में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर, बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स भी बीच में डले हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स डले हैं, मजा आ जाने वाला है क्योंकि काफी सारे बच्चों को मसल वाला पोर्शन समझ में नहीं आता। तो आज तुम्हारे लिए चीज बहुत ही आसान होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एनसीईआरटी में आ जाए, यहां से मूवमेंट वाले लाइन से। बिल्कुल पेन या पेंसिल साथ में रखें और मेरे साथ बिल्कुल पढ़ते चलें, तो 1.5 घंटे में चैप्टर भी तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी मूवमेंट के बारे में। तो बताओ, क्या हम लोग हमेशा मूवमेंट काम में आता है? किसी भी लिविंग बीइंग का सिग्निफिकेंट फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना मूवमेंट के तुम्हारी जिंदगी चल रही हो। तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, मूवमेंट तो सब में चल रहा होगा। एग्जाम्पल बात चलेगी अगर अमीबा के बारे में। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है, जिसे साइक्लोसिस का नाम दिया जाता है, इसके वजह से इनका मूवमेंट हो पाता है। अंदर में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट की वजह से। ऐसा कहां हो रहा है? अमीबा में, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे में ऐसा नहीं चलता, ये यूनिसेलुलर के लिए ऐसा देखने को मिलता है। ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। मूवमेंट सीलिया की वजह से होता है पैरामीशियम के केस में, फ्लैजला की वजह से होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे यूग्लिना, डायनोफ्लैजलेट्स वगैरह, टेंटेकल्स की वजह से होता है हाइड्रा वगैरह में। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से चीजों को मूव करने का काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो क्या हम अपने लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग, क्या इनको मूव कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के बने होते हैं ज्यादातर इनमें से। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इनटू अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। ध्यान देना, अगर हम ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने प्लेस को चेंज कर पा रहे हैं, हम अपने लोकेशन को चेंज कर पा रहे हैं, तो ऐसे मूवमेंट को ही हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो वॉलेंट्री होता है। लेकिन अगर स्टमक के मसल्स काम कर रहे हों, दिल के कार्डियक मसल्स काम कर रहे हों, तो ये काम इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये जितने भी हैं सारे के सारे लोकोमोटरी मूवमेंट हैं। क्या यहां पे प्लेस का चेंज हो रहा है? लोकेशन का भी चेंज हो रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मतलब हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे हमारा मूवमेंट अफेक्ट हो जाए। हमारे पास लिम्स हैं जिनसे हमारा मूवमेंट बहुत आराम से हो पाता है, एक बैलेंस बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम के पास सीलिया है। सीलिया मूवमेंट में तो काम कर ही रहा है, इसके अलावा वो खाने को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके साइटोफैरिंग्स के अंदर। जैसे हमारी माउथ है ना, तो हम यहां से खाना खा लेते हैं और वो सीलिया के थ्रू अपने खाने को अपने माउथ के पास भेज पाता है, जिसे साइटोफैरिंग्स कहा जा रहा है, जहां से एंट्री होती है खाने की यूग्लिना में, नहीं पैरामीशियम में। लोकोमोशन में भी काम कर रहा है और खाने को इकट्ठा करने में भी काम कर रहा है। वैसे ही हाइड्रा अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए तो करता ही है, प्लस साथ साथ लोकोमोशन के लिए भी कर रहा है। इसका मतलब जैसे हम लोग भी देखो ना, हम लोग लोकोमोशन तो करते हैं लेकिन बहुत सारे काम भी तो कर पा रहे हैं ना अपने लिम्स के साथ, तो ऐसे ये भी कर रहे हैं। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर के लिए करते हैं, लोकोमोशन के लिए भी करते हैं। ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस ऊपर दिखाए गए हैं मूवमेंट और लोकोमोशंस के, तो द टू में बी लिंक्ड। तो एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में एक बात कही जाती है कि जितनी भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट है। जैसे देखो, मैं यहां से अपना प्लेस को चेंज कर रहा हूं,
ये लोकोमोशन हुआ, साथ में मूवमेंट भी तो हो रहा है मेरे लिम्स में, मेरे फोर लिम्स में भी मूवमेंट हो रहा है और मेरे हाइंड लिम्स में भी मूवमेंट हो रहा है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मैंने आंखों की पलकें झपकाई, ये एक मूवमेंट हो सकता है, लोकोमोशन हम इसे नहीं कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेथड ऑफ लोकोमोशन। अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके मेथड्स बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई सिलियरी, कोई फ्लैजलर, अलग अलग मूवमेंट होते हैं। डिपेंड किन पे करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैबिटेट में रह रहा है और प्लस उसका सिचुएशन का क्या डिमांड है। ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि उसके लोकोमोशन के मेथड कौन से रहे होंगे। लोकोमोशन क्यों किया जाता है? खाने की तलाश के लिए, पनाह के तलाश के लिए, रहने के लिए, कहीं भी ढूंढना है जगह तो उसके लिए चाहिए हमें लोकोमोशन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मेटिंग पार्टनर ढूंढने के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए जहां पे रिप्रोडक्शन करना है, और मानकर चलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, साइबेरिया से उड़कर अगर साइबेरियन क्रेन को आना है तो लोकोमोशन तो करना ही होगा। अपने इनेमीज से बचने के लिए, कोई दुश्मन है उससे बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए तो एस्केप तो करना ही पड़ेगा। या अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लोकोमोशन। ये अभी तक बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मूवमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि टोटल जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर टोटल 3 टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। वैसे एनसीईआरटी ने खुद ही अपने डिस्कशन में 4 टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन यहां पे 3 टाइप की बात करती है। अमीबॉइड, सिलियरी और मस्क्यूलर। अंदर एक फ्लैजुलर मूवमेंट की भी बात होगी। तो पहले हम इन 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं बात करता हूं सिलिएटेड एपिथेलियम की तो वो कहां कहां है? तो तुम कहोगे ब्रोंकियोल्स में है और वो हमें फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। तो क्या मैं कह दूं वहां पे सिलियरी मूवमेंट होगा? नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं मैं अपने लिम्स को मूव कर पा रहा हूं तो वो एक मस्कुलर मूवमेंट है। अगर बात चली डब्ल्यूबीसी के बारे में तो वो एक अमीबॉइड मूवमेंट होगा, जैसे अमीबा वगैरह में। देखें, सबसे पहले एनसीईआरटी ने पैराग्राफ दे रखा है अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। अमीबॉइड मूवमेंट क्या है? कुछ हमारे बॉडी के ही स्पेशल तरीके के सेल जैसे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे बॉडी के स्पेशल तरीके के सेल्स हैं। टिश्यू में मैक्रोफेज होता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में होता है, ये कैसा मूवमेंट शो करेगा? अमीबॉइड। एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तुमसे कि अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो कर रहा है, तो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। बताओ, अमीबा है तो स्यूडोपोडिया तो होगा ना। स्यूडोपोडिया है तो आगे फॉल्स फिट भी कह देते हैं इसे, और आराम से स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेगा, जैसे अमीबा की केस हुई थी अभी थोड़ी देर पहले बात। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिन्हें हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का नाम क्या है? माइक्रोफिलामेंट। वैसे होते तो 3 है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट में माइक्रोफिलामेंट की बात की गई तो इनमें भी कैसा मूवमेंट हो रहा है? अमीबॉइड मूवमेंट। तो एनसीईआरटी ने टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हैं, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, अमीबा और माइक्रोफिलामेंट। ये 4 वो एग्जाम्पल हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। अब बात चलेगी सिलियरी मूवमेंट के बारे में। किसके हेल्प से होगा? तो सीलिया की वजह से होगा। हमारे बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जैसे फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, ये सब, इनमें कौन सा एपिथेलियम है? सिलिएटेड एपिथेलियम यहां पे प्रेजेंट होता है। नाम से लग रहा है सिलिएटेड है, मतलब सीलिया तो रहा ही होगा। क्या सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, क्योंकि सीलिया लगभग हजारों प्रेजेंट होते हैं, सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण यहां पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हुए हैं, क्या वो म्यूकस को निकालने का काम करेंगे? म्यूकस एक चिपचिपा मटेरियल होता है जिसमें सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे चिपक जाते हैं और बाकी डस्ट पार्टिकल रिमूव कर दिए जाएंगे। कुछ फॉरेन सबस्टांस वगैरह यहां पे रिमूव कर दिए जाते हैं। ओवम, जो कि ओवरी से बनकर निकल रहा है, उसे
ट्रांसपोर्ट करना है हमें फैलोपियन ट्यूब के पास, और फैलोपियन ट्यूब के पास वहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, तो यहां पर कौन सा मूवमेंट चलेगा? सिलियरी मूवमेंट। तो एक एग्जांपल तो याद रखेंगे ट्रैकिया वाला केस, और एक एग्जांपल याद रखेंगे ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब आखिरी है हमारा मस्क्यूलर मूवमेंट। 2 देख चुके, ये तीसरा है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट में। क्या हम अपने लिम्स, जॉ, टंग को मूव कर पाते हैं? इस मूवमेंट को मस्क्यूलर मूवमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं मस्क्यूलर मूवमेंट? जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे हड्डियों के बीच में, मेरे नर्वस सिस्टम के बीच में और मेरे मसल्स के बीच में एक गजब का कोऑर्डिनेशन है, इसकी वजह से मेरा मूवमेंट हो पा रहा है। एनसीईआरटी कहती है स्केलेटल, न्यूरल और मस्क्यूलर, इनमें से कोई भी चीज ने काम करना अगर बंद किया ना तो हम लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारे मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी यहां पे देखने को मिलती है ओवरऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे में। और बाकी ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मसल्स के टाइप कौन से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर इनका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में यहां पे करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा वो तुम्हारे सामने है। हमने अभी अमीबॉइड, सिलियरी और मस्क्यूलर देख लिया। अब थोड़ा आगे एनसीईआरटी ने फ्लैजलर की चर्चा की है। बगल में मैंने लिखा कौन सा स्ट्रक्चर है और प्लस इधर एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो सब सारा लिखा हुआ है, तो तुम रिवाइज यहां से बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं हमेशा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट बात होगी मसल्स के बारे में। आखिर ये मसल होता क्या है? चैप्टर नंबर 8 में हमने सीलिया और फ्लैजला के बारे में पढ़ा। सीलिया और फ्लैजला वो स्ट्रक्चर हैं जो सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं। 3 मूवमेंट की बात हो गई थी, चौथा मूवमेंट यहां पे जिक्र है फ्लैजलर मूवमेंट। इसका मतलब एग्जाम्पल स्पर्म चला जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म में जानते हो 4 चीजें होती हैं, तो हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और लास्ट में टेल होती है जो कि फ्लैजलर होती है। अगर मैं बात करूं स्पंजेस के बारे में, तो स्पंजेस में भी एक स्पेशल तरीके का सेल है जिसे हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। याद करो ना, उस कोइनोसाइट्स में भी फ्लैजला होता है। अगर ये फ्लैजला नहीं होता तो हम वाटर करंट कैसे जनरेट कर पाते उनके कैनाल में? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? स्पंजेस की वजह से। और यूग्लिना की बात करें तो वहां पे लोकोमोशन के लिए यूग्लिना, जो कि एक प्रोटोजोन कैटेगरी में आता है, वहां पे फ्लैजलर मूवमेंट की अगर बात करें, प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना यहां पे ध्यान रखेंगे हम। वैसे प्रोटोजोन में यूग्लिना को रखना तो नहीं चाहिए, प्रोटिस्टा बोल सकते हैं, प्रोटोजोन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोटोजोन में जिनके पास फ्लैजला है वो ट्राइपैनोसोमा है। पता होगा तुम्हें, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी, जिनके कारण स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलती है। ये बात रही फ्लैजलर मूवमेंट के बारे में। तुम खुद ही देख रहे होगे कि टोटल 4 टाइप की मूवमेंट हो गई। नेक्स्ट, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ऑरिजिन याद रखेंगे, मेसोडर्मल ऑरिजिन। अगर दिल की बात पूछी जाए, किडनी की बात पूछी जाए, नोटोकॉर्ड की बात पूछी जाए और मसल की बात पूछी जाए, ये सब मेसोडर्मल ऑरिजिन के हैं। 3 ऑरिजिन होती है, एक्टो, मेसो, एंडो, तो ये याद रखेंगे मेसोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। 40 से 50% जो बॉडी का वेट है ह्यूमन एडल्ट का, वो कंट्रीब्यूट करने वाला मसल्स है। अगर तुम्हारी वजन 50 किलो की है तो करीब 25 किलो तक जो वजन है तुम्हारा, वो मसल्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट, हमारे मसल्स के पास ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्साइटेबिलिटी। मसल्स आर एक्साइटेबल सेल्स। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी होती है, इंपल्सेस को कैरी कर पाते हैं, ऐसे ही काम मसल्स में भी होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ही तो गजब है पूरे मसल्स का। तीसरा, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स एक्सटेंड हो जाता है, तभी तो यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सटेंड हो जाता है। और चौथी चीज है इलास्टिसिटी। ये 4 प्रॉपर्टी हैं मसल्स के। मसल्स को
क्लासिफाई करने के लिए बड़े सारे क्राइटेरिया लिए गए हैं, मतलब बेसिस। पहला बेसिस है लोकेशन, मतलब कौन सी मसल्स कहां हैं। जैसे स्केलेटल मसल कहां है तो बोल देंगे लिम्स के पास। विसरल कहां है तो विसरल ऑर्गन जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये सब के पास। कार्डियक कहां है तो दिल में है। तो पहला है लोकेशन के बेसिस पे। दूसरा अपीयरेंस के बेसिस पे, आखिर ये दिखते कैसे हैं। तो जब स्केलेटल को देखोगे तो इनमें स्ट्रिएशंस दिखेगा, डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखेगा। विसरल में ये नहीं दिखता, इसलिए इसको बोल देते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। कार्डियक में ये चीजें दिखती हैं, हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। तो हो गया अपीयरेंस भी। नेचर ऑफ रेगुलेशन, क्या हम स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो हाँ, ये वॉलेंट्री हुआ। इन्हें और इन्हें नहीं कर सकते तो ये दोनों मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा। तो ओवरऑल ये सब बेसिस पे हमने मसल्स को 3 टाइप पे क्लासिफाई किया। ये जो 3 नाम लिखे हुए हैं ना, ये लोकेशन के बेसिस पे हैं। स्केलेटल नाम से लग रहा है बोन से अटैच रहेंगे, विसरल नाम से पता लग रहा है विसरल ऑर्गन से रिलेटेड है, कार्डियक मतलब दिल से रिलेटेड यहां पे बातें हैं। ये रही काम की चीज। मेसोडर्मल ऑर्गन 40 to 50% और 4 प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बात की थी बेसिस के बारे में, ये 3 बेसिस की बात मैंने तुमसे अभी की थी। लोकेशन के बेसिस पे ये नाम रखे जाएंगे, अपीयरेंस के बेसिस पे ये नाम रखे जाएंगे, रेगुलेशन के बेसिस पे हम वॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। और बाकी एग्जांपल्स हैं, कौन सी मसल कहां प्रेजेंट होती है, तुम्हारे सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब आए एनसीईआरटी में क्या लिखती है। स्केलेटल मसल जो होते हैं, क्या हमारे हड्डियों के साथ बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होंगे? बिल्कुल। तो ये स्केलेटल कंपोनेंट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है? स्ट्रिप्ड। इसका सिंपल सा मतलब हुआ डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखोगे तो ऐसा मिलेगा। तो क्या हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कह सकते हैं? तो ये स्मूथ में नहीं मिलती, इसलिए नाम भी स्मूथ रखा गया, वहां पे नहीं मिलता ये स्ट्रिएशंस। इनकी एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, मतलब हम खुद इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो हम इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बुला सकते हैं। इनका काम लोकोमोशन में तो है ही, साथ साथ अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए। मैं चाहूं तो हाथ ऐसे रखूं, मैं चाहूं तो हाथ ऐसे रखूं, ये सारा का सारा पोस्चर जो चेंज हो रहा है ये स्केलेटल मसल्स के ही थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, विसरल मसल, हम इसे स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। पिछले वाले के लिए हमने नाम यूज किया स्मूथ नहीं, स्ट्रेटेड यूज किया था, क्योंकि वहां पे स्ट्रिएशंस मिलते थे। विसरल मसल कहां है? तो हमारे हॉलो विसरल ऑर्गन के पास, जैसे एलिमेंट्री कनाल, स्टमक और इंटेस्टाइन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल स्ट्रिएशंस यहां पे देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इन्हें नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ देखने में लगता है। इनकी एक्टिविटीज वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? हमारे खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इस्तेमाल होगा स्मूथ मसल्स का, और बाकी गैमेट्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है जेनिटल ट्रैक्ट में तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी स्मूथ मसल्स की। आखिरी कार्डियक मसल, नाम से ही लगता है कि ये हमारे दिल के मसल्स हैं। बहुत सारे कार्डियक मसल्स आपस में ब्रांच्ड होते हैं, इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, यहां पे ब्रांचिंग देखने को मिलता है। ब्रांचिंग की बात इसमें चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखोगे ना तुम चैप्टर नंबर 7 में, वहां पर भी कार्डियक वाले में तुमको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अब अपीयरेंस जब देखोगे तो ये भी स्ट्रेटेड हैं, इसका मतलब कार्डियक और स्केलेटल ये हमें स्ट्रेटेड मिला, और जो विसरल था वो हमें नॉन स्ट्रेटेड देखने को मिला है। दे आर इनवॉलेंट्री, मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दिल पे तो ऐसे भी हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करने का काम पूरी तरीके से नहीं करता, क्योंकि हमारा दिल तो वैसे भी मायोजेनिक है ना,
हमारा दिल तो ऑटो एक्साइटेबल है, सारे के सारे एसए नोड हैं, एवी नोड हैं, बंडल ऑफ हिस है, परकिंजे फाइबर है, तो खुद ही सब काम कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खुद ही जनरेट करने का काम करते हैं। यहां तक बात हो गई खत्म। अब चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पे। अब हम लोग किसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं? स्केलेटल मसल के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, आखिर वो काम कैसे करते हैं। Each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundle। ध्यान देंगे, हमारे जितने भी स्केलेटल मसल है, जैसे ये मेरा बाइसेप, ट्राइसेप जो भी है, ये मेरा एक स्केलेटल मसल हो गया। तो ये स्केलेटल मसल कई सारे मसल बंडल से मिलकर बना होगा। जैसे ये एक रिमोट है मेरे पास, ये एक रिमोट है, ऐसे और भी रिमोट्स आ गए। तो क्या ये रिमोट का बंडल हो गया? रिमोट्स के बंडल जैसे हुए, ऐसे ही हमारे बॉडी में मसल्स के बंडल होते हैं, जिन्हें हम फैसिकल्स या फैसिकुलाई कहते हैं। इन मसल्स के बंडल जब मिलते हैं ना, तो तैयार होता है स्केलेटल मसल। अब देखो, जैसे एक रिमोट है, दो रिमोट ऐसे हो गया, ऐसे और भी रिमोट्स आएंगे, तो बंडल को तैयार करने के लिए आपस में तो बांधना होगा ना एक दूसरे को। जिस कवरिंग करते हैं जिस शीद से, इसे हम बोलते हैं फैशिया। ये किस चीज का होता है बना हुआ? कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है, कोलेजन का बना हुआ होता है ये, और कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे स्केलेटल मसल्स बने हुए होते हैं मसल बंडल के, जिन्हें हम फैसिकुल भी कहते हैं, फैसिकुलाई या फैसिकल भी कहते हैं, और इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो फैशिया की होती है। हर एक मसल बंडल में मसल फाइबर्स दिखाई देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है, हम समझ नहीं पाते कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। रिपीट करता हूं, सबसे बाहर में मुझे क्या मिला? स्केलेटल मसल। ये स्किन की जब मैं लेयर हटाऊंगा तो उसके बाद फैट की लेयर, और उसके बाद मुझे मसल्स की लेयर मिलेगी। जब मुझे ये मसल्स मिल गया तो मुझे देखने को मिलेगा मसल कई सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। जब मैं मसल बंडल को खोलूंगा तो उसमें से काफी सारे मेरे पास देखने को मिलेंगे मसल फाइबर्स। फिर आगे की बात करते हैं, पहले डायग्राम दिखाता हूं तुम्हें, पहले ये वाली बात कर लेते हैं यहां तक। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पे नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। यहां पे जो मसल फाइबर है ना, ये भी एक सेल है, लेकिन यहां के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कह देते हैं। जैसे होता है ना नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा लेमा, ऐसे ही यहां पे नाम है सार्कोलेमा, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म भरा होगा। साइटोप्लाज्म का नाम बदलकर सार्कोप्लाज्म हो गया। मसल फाइबर सिंसीशियम है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंसीशियम कहें या सिनोसाइटिक कहें, इसका मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड। मैं कुछ सेल्स के नाम बोलता हूं, तुम याद कर पाओगे। जैसे टेप्टम की बात करें, कोकोनट की बात करें, क्या यहां पे एक नहीं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिले थे, जिन्हें हम मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। ऐसा एक और केस प्लांट डायवर्सिटी में किंगडम फंजाई के फाइकोमाइसेटीज वाले क्लास में मिला था, याद करो ना, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। तो यहां पर भी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को यहां पर मिल रहे होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहां का होगा, हम उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें भर भर कर कौन सा आयन प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां के मतलब मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यहां के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा नहीं, हम इसे सार्कोलेमा कहते हैं। और यहां के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन का एक पूरा का पूरा स्टोर हाउस प्रेजेंट होता है। और डायग्राम से देखते हैं, स्केलेटल मसल स्केलेटल कंपोनेंट के साथ जुड़े हैं, हड्डी के साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ, पता है ना तुम्हें, बोन को मसल से जोड़ने के लिए, स्केलेटल सिस्टम को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन की जरूरत पड़ती है, और बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक स्केलेटल मसल क्या बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम फेशाइकल कह रहे हैं। फेशाइकल में जो कवरिंग होती है वो फैशिया से होती है।
जो मसल फाइबर के बंडल को मैं निकालूंगा तो उसमें काफी सारे मसल फाइबर्स मिलेंगे। इस डायग्राम में टोटल 4 मसल फाइबर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, 1 2 3 4। न्यूक्लियस तुम्हें पेरिफेरी पे देखने को मिल रहा होगा, हर एक मसल फाइबर के बगल में एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा, सेंटर पे नहीं, पेरिफेरी पे, पास, बाहर में। सार्कोलेमा है, बाहर की मेम्ब्रेन को कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सिंसिशियम यहां का न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन तो भर भर कर होगा। नीचे कुछ 3 बातें बहुत काम की। ईच मसल फाइबर हैव मेनी पैरेलल अरेंज। अब देखो ना, सबसे पहले मिला स्केलेटल मसल, उसके अंदर गए तो मुझे मिला मसल बंडल, उसके अंदर गए मुझे मिला मसल का फाइबर। अब जब मसल फाइबर के भी अंदर चलूंगा तो मुझे काफी सारे मायोफाइब्रिल्स या बहुत सारे मायोफिलामेंट्स दिखेंगे आपस में बिल्कुल पैरेलल। जैसे एक पेन है, फिर नीचे एक पेन है, फिर एक ऐसे सारे पैरेलल होंगे। मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट है मसल का। यह बात थियरी में नहीं लिखी, यह बात एनसीईआरटी ने समरी में लिखी है कि मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। कई बच्चे जाने अनजाने में यहां पे सार्कोमेयर आंसर लगा देते हैं। तो मसल फाइबर एक एनाटॉमिकल यूनिट होता है मसल का, और स्केलेटल मसल्स से ही लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर वगैरह चेंज हो पाता है। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में तुम्हें 5 मसल बंडल देखने को मिल रहा होगा। मसल बंडल जिसे हम फेशाइकल बोलते हैं और जिसकी कवरिंग फैशिया से होती है। नेक्स्ट, क्या माना मैंने कि ये एक मसल बंडल है, क्या इस मसल बंडल में मुझे काफी सारे मसल फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं? ये सब के सब मसल फाइबर हैं जिन्हें हम मसल सेल कहते हैं। हां, जब मसल फाइबर के अंदर मैं चलूंगा तो मुझे काफी सारे मायोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे या मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। सार्कोलेमा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मसल फाइबर के बाहर का है, और ब्लड कैपिलरी तो होना लाजमी है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के बिना कोई कैसे ब्लड को ले सकता है। ये देखें जरा, ये एक हड्डी है और ये एक तुम्हारा मसल्स है, लेग पीस लग रहा होगा। अब यहां पर जो कनेक्शन है हड्डी को मसल से जोड़ने के लिए, जो कनेक्शन का काम करता है, हम उसे टेंडन कहते हैं। अब यहां देखें जरा सा, क्या मैं कह सकता हूं ये एक पूरा का पूरा मसल बंडल है। मसल बंडल से जो स्ट्रक्चर निकली हम उसे मसल फाइबर का नाम देते हैं। मसल बंडल के ऊपर में जो कवरिंग होगी हम उसे फैशिया बोलते हैं। बस ये चीज याद रखेंगे, यही काम की चीज है हमारी। इस डायग्राम को देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि चलो ठीक है, टेंडन तो समझ गए, बोन को मसल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है। फेशाइकल भी समझ गए, एक पूरा का पूरा बंडल। इस पूरे बंडल से देखो ना, एक मैंने निकाल दिया ये वाला मसल फाइबर निकाल दिया जिसको मसल सेल कहते हैं। अब इस मसल फाइबर में अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इसमें काफी सारे मायोफिलामेंट होंगे। देखो ना, ये कितने सारे यहां पर मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर काफी सारे मायोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। तो फिर से रिपीट करूं, ये एक मसल है जिसमें काफी सारे मसल के बंडल देखने को मिल रहे हैं। ये मसल बंडल है। अब मसल बंडल के अंदर चलूं तो काफी सारे मसल फाइबर देखने को मिलेंगे और उसके बाद मायोफाइब्रिल्स देखने को हमें मिलेगा। अभी बात चल रही थी ना इसकी, मायोफाइब्रिल्स, तो याद रखेंगे हम लोग लास्ट यूनिट पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें काफी सारे मायोफाइब्रिल्स देखने को यहां पर तुम्हें मिल रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां के माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम का नाम देते हैं। मसल फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसमें बहुत सारे इसके सार्कोप्लाज्म में मायोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे या मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। मायोफाइब्रिल्स को ही हम मायोफिलामेंट का नाम देते हैं। तो एक बार पूरा बता दूं ऑर्डर कैसे होता है। ये ऑर्डर तुम लिख भी सकते हो अपनी एनसीईआरटी में कि सबसे पहले हमें कोई मसल मिला, मसल के बाद जब हम आगे गए तो हमें फेसाइकल मिला या मसल बंडल कह सकते हैं इसे। जब हम फेसाइकल के आगे जब गए तो क्या हमें मसल फाइबर मिला। मसल फाइबर के बाद आगे हम चले तो क्या हमें मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट मिला। तो ये अपनी एनसीईआरटी में जरूर ये ऑर्डर लिख लेना जिससे चीजें आसान रहेंगी। हर एक मायोफाइब्रिल, अब मायोफाइब्रिल में पहुंच चुके हैं, मसल फाइबर से भी लास्ट में पहुंच चुके। मायोफाइब्रिल कहो या मायोफिलामेंट कहो, इसमें हमें डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलेगा।
ये वही डार्क और लाइट बैंड है जिसे हम स्ट्रिएशंस का नाम देते हैं। जब हम मायोफाइब्रिल की डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो हमें स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है, इसलिए हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कह देते हैं। अब ऐसा क्यों मिल रहा है? ऐसा पैटर्न दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के कारण मिल रहा है। एक बोलते हैं एक्टिन और दूसरा बोलते हैं मायोसिन। एक्टिन एक थीन फिलामेंट होता है, मायोसिन एक थिक फिलामेंट होता है। देख सकते हैं डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम थोड़ी देर पहले आया था ना। ये डायग्राम पहले है किसका? ये डायग्राम मैं पूरा बोलूं अगर तो ये डायग्राम पूरा मसल फाइबर का है। इस मसल फाइबर में काफी सारे छोटे छोटे हमें मायोफिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं या मायोफाइब्रिल्स देखने को यहां पर मिल रहे हैं। बात क्लियर है? ये डायग्राम है एक मायोफाइब्रिल का या एक मायोफिलामेंट का। अब इसमें तुम्हें सब कुछ समझना है, देखना जरा। क्या अगर मैं इसमें बात करूं तो तुम्हें क्या ये कलर दिख रहा है? ग्रीन कलर देखो ना, ग्रीन कलर जो कि पतला वाला पाइप है, दिख रहा है सबको? ग्रीन कलर का जो पाइप तुम देख रहे हो उसको बोलते हैं थीन फिलामेंट, और जो मोटे कलर का पाइप दिख रहा है तुम्हें ब्राउन कलर का, उसे हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। तो बताओ, थीन फिलामेंट क्या एक्टिन फिलामेंट है जो भी प्रोटीन की बात चल रही थी, और थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन वाला प्रोटीन जो होता है वो थिक वाला है। ठीक है, समझ गए? अब देखें जरा गौर से, यहां पे इस वाले पोर्शन में क्या सिर्फ और सिर्फ थीन फिलामेंट मिल रहे हैं, सेम टाइप का पैटर्न मिल रहा है, तो क्या हम इसे आइसोट्रॉपिक कह सकते हैं? तो मैंने इसे कह दिया आई बैंड। ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड तो शॉर्ट में कहना होगा तो आई बैंड कहेंगे। इधर भी देखो, इधर ये आई बैंड मिला तो इधर भी आई बैंड मिल रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ यहां पे फिलामेंट जो मिल रहे हैं वो थीन फिलामेंट देखने को मिल रहा है, तो आई बैंड। अब बीच में देखो, यहां पे थीन भी मिल रहा है, थिक भी मिल रहा है, तो ऐसे बैंड को कहा जाएगा ए बैंड, मतलब एनिसोट्रॉपिक बैंड कहा जाएगा। तो आई बैंड क्लियर है और ए बैंड क्लियर है। अब ध्यान से समझें, ये जो ए बैंड यहां पे हुआ सिर्फ और सिर्फ थीन फिलामेंट एक्टिन के। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि बीच में एक ऐसी लाइन है जो इसको बाइसेक्ट करने का काम कर रही है, और अपीयरेंस कहीं ना कहीं जेड जैसा दिख रहा है, तो हमने इसको कहा जेड डिस्क या जेड लाइन कहते हैं इन्हें। जेड लाइन का हमेशा मिलना लाइट वाले में ही देखने को मिलेगा। ये जो लाइट बैंड देख रहे हो, ये थीन देख रहे हो, एक्टिन देख रहे हो, आई बैंड देख रहे हो, हमेशा जेड लाइन यहीं पे होगा। बगल में देखें, ये भी हमें जेड लाइन मिल रहा है। जेड लाइन का मिलना हमेशा आई बैंड में ही होगा। ए बैंड में ऐसा ही हमें एम लाइन देखने को मिलता है। जिस तरीके से आई बैंड में हमें जेड लाइन मिल रहा है, वैसे ही ए बैंड में हमें एम लाइन देखने को मिलेगा। ये सब एम लाइन है, ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना, सब एम लाइन है, यहां पे सब एम लाइन है। एम लाइन का मिलना हमेशा ए बैंड में होगा, जिस तरह जेड लाइन आई बैंड में मिल रहा है। अब ध्यान देंगे, जब ए बैंड में चलोगे तो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है? सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट, मतलब यहां पे थीन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ये वो सेंट्रल रीजन है ए बैंड का जहां पे थीन फिलामेंट ने ओवरलैप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट हैं। मैं इस जोन को कहना चाहूंगा एच जोन। इधर भी खाली, इधर भी खाली, मैं इस जोन को कहना चाहूंगा एच जोन। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, हम इसे सार्कोमेयर का नाम देते हैं। तो यहां पे अगर बात करें सार्कोमेयर का मतलब, क्या मैं बोल सकता हूं I/2, क्योंकि इधर का आधा वाला पोर्शन प्लस बीच में ए बैंड है और प्लस इधर का I/2, तो फॉर्मूला ये चलता है हमारा सार्कोमेयर का। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे कैल्शियम आयन की परसेंटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जरा एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं। लाइट बैंड में एक्टिन मिलेगा जिसे हम आई बैंड कहते हैं या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को हमने ए कहा क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक बैंड देखने को मिल रहा है और यहां पे मायोसिन प्रोटीन देखने को मिल रहा था। दोनों प्रोटीन आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलता है, देख सकते हैं डायग्राम में। तो ओवरऑल पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स में देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल देखने को हमें मिलता है।
एक्टिन फिलामेंट्स तो थीनर होंगे, तुमने देखा है डायग्राम में, मायोसिन थिकर होंगे, इसलिए एक्टिन को हम थीन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट का नाम दिया जाता है यहां पे। नेक्स्ट आगे देखें, सारी लाइनें अब आसान होगी, तुम समझ चुके हो डायग्राम को। जब तुम आई बैंड के सेंटर में देखोगे तो एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, जो इसको बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है। जो थीन फिलामेंट हैं वो जेड लाइन से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, देख सकते हो डायग्राम में सारे के सारे थीन फिलामेंट इस जेड लाइन से जुड़े हुए मिलेंगे। जो थिक फिलामेंट है, जो कि ए बैंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सेंटर में हमें एम लाइन देखने को मिलता है। ए बैंड और आई बैंड आपस में ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे देखो ना, पहले हमें मिल रहा है आई बैंड, फिर मिल रहा है ए बैंड, फिर मिल रहा है आई बैंड, तो ये आपस में ऑल्टरनेटिव होते हैं पूरे मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रक्चर में। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, मैंने कहा ना कि दो जेड लाइन के बीच में जो पूरा डिस्टेंस है, हम इस पोर्शन को सार्कोमेयर कहते हैं। एंड सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, सार्कोमेयर ही वो इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। पूछा जाए एनाटॉमिकल यूनिट तो बोला जाएगा मसल फाइबर के बारे में। इन अ रेस्टिंग स्टेट, जब हम रेस्टिंग स्टेट की बात करें, जिस समय कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो यहां पे जो थीन फिलामेंट का जो किनारा है ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप। देखेंगे ध्यान से जरा इस पोर्शन को, क्या बोला जा रहा है। जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो क्या बीच में जो एच जोन मैंने बोला, क्या यहां पे कोई भी थीन फिलामेंट आया? नहीं आया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट देखने को यहां पर मिलते हैं। तो रेस्टिंग स्टेट में जो थीन फिलामेंट है ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप कर रहा है, पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करता है। लेकिन सोच कर देखो, जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या वो सारे इस तरीके से मूवमेंट होगी? सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करने का काम करेंगे। दिस सेंट्रल पार्ट, ये जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, नॉट ओवरलैप्ड बाय थीन फिलामेंट, हम इसे एच जोन कहते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो क्या यहां पे थीन फिलामेंट की ओवरलैपिंग हुई है? बिल्कुल नहीं। यहां पे एच जोन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थिक फिलामेंट देखने को मिल रहे होंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये रही जेड लाइन और ये रही जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हम उसे सार्कोमेयर कहते हैं। और बाकी तुम देख ही रहे हो, बीच वाली ये वाली जो तीन स्ट्रक्चर बनी हुई है पैरेलली अरेंज जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं मायोसिन, और ये वाले जो हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्टिन। तो बीच में देखो ना, ये जो एच जोन कह रहे हैं हम इसे, यहां पर देखो ना, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन ही प्रेजेंट है। यहां पे कोई एक्टिन प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं दिखता, तो हम इसे सार्कोमेयर कहते हैं, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को। यहां तक बात क्लियर है? अपने अगले पेज पे बढ़ें। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी हमने बात की टोटल दो प्रोटीन्स के बारे में, एक था एक्टिन और एक था मायोसिन। तो पहले डायग्राम एक्टिन का, एक्टिन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से। पहले इस डायग्राम को देखें। जब इस डायग्राम को तुम देखोगे तो क्या इस डायग्राम में तुम्हें रस्सियां दो तरह की मिल रही हैं? देखो ना, एक तो नॉर्मल रस्सी की तरह लग रहा है, तो इसके टोटल दो चेन हैं, आपस में दोनों हेलिकली अरेंज्ड हैं। देखो ना, ये वाला हेलिकली अरेंज्ड है ना, एक दूसरे के देखो हेलिकली अरेंज्ड है। इस रस्सी का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। लेकिन जो छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन से जो रस्सी तैयार हुई है, इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का यहां पे मतलब फिलामेंटस एक्टिन है। तो ध्यान रखना, हर एक को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बताओ, ये जो ट्रोपोनिन का मिलना है, जो तीन लड्डू मिल रहे हैं एक जगह पे, इसके तीन सब यूनिट मिल रहे हैं एक जगह पे, ये चीज हमें ट्रोपोमायोसिन पे देखने को मिलती है या ये हमें एफ एक्टिन पे देखने को मिलती है? तो बात तो क्लियर है कि ट्रोपोमायोसिन पे हमें ट्रोपोनिन देखने को ओवरऑल मिल रहा है। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखो, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट का एक पोर्शन है। ऐसे काफी सारे एक्टिन फिलामेंट होते हैं, तब जाकर पूरी लंबी चेन तैयार होती है। एक्टिन एक थिन फिलामेंट होता है, ये दो फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। देखो ना, ये जो तुम देख रहे हो पूरी तरीके से फिलामेंटस आपस में एक दूसरे से हेलिकली अरेंज्ड हैं।
एक एफ एक्टीन की मैं बात करूं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पूरा एफ एक्टीन है। एक एफ एक्टीन काफी सारे छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टीन का एक पूरा पॉलीमर होता है। देखें ना जरा, यहां पर छोटे 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 काफी सारे एफ एक्टीन मिल रहे हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन, और इनसे पूरा एफ एक्टीन तैयार हो चुका है। ये तो बात चली हमारी एफ एक्टीन की दो प्रोटीन के बारे में। अब हम देख रहे हैं टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन भी तो पूरी तरीके से एफ एक्टीन के साथ में लग रहा है, पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है पूरे लेंथ में। अब ट्रोपोमायोसिन पे क्या तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिल रहा है जिसका नाम है ट्रोपोनिन? ये रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिल रहा है। यहां पे है ट्रोपोमायोसिन पे, यहां पे ट्रोपोमायोसिन पे, यहां पे ट्रोपोमायोसिन पे। तो ओवरऑल ये काम हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। ये तो बात रही सिंपल सी इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन। जब रेस्टिंग स्टेट में ये होंगे हमारे मसल्स, उस टाइम पे जो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट है, कितने टोटल सब यूनिट? 3 सब यूनिट हैं। तो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट जो होगा वो किसको कवर करने का काम करेगा? तो मायोसिन का, ध्यान देना, मायोसिन का जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होगा उसको कवर करने का काम करेगा। देखो मैं सिंपल सी बात अगर करूं ना, ये तो अभी समझ में आएगा तुम्हें मसल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में। नीचे होते हैं थिक फिलामेंट, ऊपर होते हैं थिन फिलामेंट। तो अभी बात चल रही है थिन फिलामेंट के बारे में। तो थिन फिलामेंट कहां पे अटैच करेगा? थिक फिलामेंट वाले पोर्शन पे अटैच करने का काम यहां पे चलेगा। तो यहां पर वही बात बोली जा रही है कि अटैचमेंट के लिए यहां पर एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होगा ना मायोसिन का, तो वहां पर ओवरऑल मास्क करने का काम करता है। मतलब ट्रोपोनिन वो एक सब यूनिट है जो कि यहां पे जुड़ने का काम में हेल्प करेगा। अभी बस इतना समझ लो। ऐसे ही ये वाला जो फिलामेंट है इसको बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन काफी सारे छोटे छोटे मोनोमर्स के बने हुए होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं मीरोमायोसिन। तो यहां पर एक मीरोमायोसिन का डायग्राम है जिसे हम बोलते हैं मायोसिन का मोनोमर। इसमें टोटल तुम्हें 2 पोर्शन देखने को मिलेगा, एक हेड वाला पोर्शन और एक टेल वाला पोर्शन। हेड में तुम क्रॉस आर्म को भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये पूरा पोर्शन तुम हेड में ही बोलोगे। लग रहा है ना, एक एंगल पे इस तरीके से लोकेटेड यहां पे क्रॉस आर्म है, और ये टेल जो एक लंबा सा पोर्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे बताओ इस हेड में और टेल में हेवी कौन सा पार्ट रहेगा? तो ये वाला पार्ट हेवी है और ये वाला पार्ट लाइट रहेगा। तो इसको बोलते हैं हेवी मेरोमायोसिन, इसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन, HMM और LMM। देखते हैं जरा। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे मीरोमायोसिन का बना हुआ है। बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है मीरोमायोसिन। छोटे छोटे मीरोमायोसिन्स मिलकर बने हैं क्या? पूरी तरीके से एक पॉलीमर तैयार हुई है जिसे हम कहते हैं मायोसिन। एक मीरोमायोसिन जो तुम्हारे सामने है इस डायग्राम में, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक ग्लोबुलर हेड होता है एक शॉर्ट आर्म के साथ, जो ये वाला पोर्शन है, और नीचे टेल होता है। जो ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म है हम इसे हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं, HMM, और ये टेल वाला पोर्शन जो है इसे कहते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन का नाम यहां पे दिया जाता है। जो हेवी मेरोमायोसिन है, तो क्या हमें यहां पे हेड भी मिला, ये शॉर्ट आर्म भी मिला। यहां पे ये आउटवर्ड होता है और बाकी एक एंगल में होता है, यहां पर पूरी तरीके से देख भी सकते हो तुम यहां पे। और बाकी फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, इसे हम क्रॉस आर्म का नाम यहां पे देते हैं। जो ग्लोबुलर हेड होता है, ये वाला पोर्शन जो तुम देख रहे हो हेड वाला पोर्शन, तो क्या ग्लोबुलर हेड पे इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम? क्योंकि यहां पर देखो एटीपेज, एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो यहां पर एटीपेज एंजाइम का बाइंडिंग साइट होता है। मतलब यहां पर 2 बाइंडिंग साइट हैं कि एक जगह पे आकर कौन जुड़ जाए? एक्टिन, और दूसरे जगह पे आकर कौन जुड़ जाए? एटीपी आकर जुड़ जाए। सोचकर देखो ना, मायोसिन हमेशा नीचे, एक्टिन हमेशा ऊपर। तो एक्टिन से जुड़ने के लिए मायोसिन के पास कोई ना कोई तो साइट चाहिए होगा ना, तो ये यही साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट है। अब चलते हैं आगे, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। बड़ा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे।
मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अगर हमें समझना है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही शानदार थियरी है जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। यह बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल फाइबर का वो जब होता है तो थिक फिलामेंट नीचे होता है और उसके ऊपर थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है। याद रखेंगे, मोटू हमेशा नीचे, पतलू ऊपर। ये मोटू पतलू की कहानी है, सिंपल सी बात अगर की जाए तो ऊपर में थिन फिलामेंट होगा और यहां पे थिक फिलामेंट हमें देखने को यहां पर चीजें मिलती हैं। तो ओवरऑल दो तरह की फिलामेंट हमें देखने को मिल रही है, एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट। तो हमेशा नीचे कौन होगा? थिक फिलामेंट, और ऊपर कौन होगा? थिन फिलामेंट यहां पे होगा। इसके थ्रू समझते हैं कि कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी क्या काम कर रही है और कैसे ये काम हो रहा है। अभी हमने पहला लाइन देख लिया है, कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर का हो रहा है, थिक फिलामेंट नीचे, थिन फिलामेंट ऊपर। अब एक एक लाइन ध्यान से सुनना। मोटर न्यूरॉन, तुम जानते हो हमारे पास दो न्यूरॉन होते हैं, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर। एक मिक्स्ड भी होता है, वो तो अलग है। एक मोटर न्यूरॉन और तुम्हारे पास मसल फाइबर हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो दोनों को मिलाकर कहा जाएगा मोटर यूनिट। एग्जाम में पूछा जाए मोटर यूनिट क्या होता है, तो मोटर यूनिट मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज इक्वल टू मोटर यूनिट। सीएनएस ने मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन के जरिए। तुमको पता है अगर कोई मैसेज सीएनएस के पास जाएगी तो वो सेंसरी लेकर जाता है और वहां से कोई मैसेज आएगी तो मोटर लेकर आएगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है। मैसेज जिस जरिए आता है, जिस केमिकल के जरिए, हम उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के काफी सारे टाइप हैं जिनमें एक जिक्र है यहां पे एसिटाइल कोलिन की। तो सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन को मैसेज, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ चुका, एसिटाइल कोलिन आ चुका। ध्यान देना, अगला है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उसी का नाम है मोटर एंड प्लेट। समझे जरा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसका मतलब मोटर न्यूरॉन का वो हिस्सा जो मसल्स के साथ जकड़ा हुआ है। तुम सोच कर देखो ना, तुम्हारी मसल फाइबर और इन मसल फाइबर पे जकड़ी है पूरी तरीके से यहां पे मोटर न्यूरॉन, तो क्या मोटर न्यूरॉन अपना मैसेज भेज पाएगा ना इन मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सार्कोलेमा पे? देखें जरा, तो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में जनरेट हो जाती है। इसी की वजह से सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। इसके चलते सार्कोप्लाज्म में क्या कैल्शियम आयन की पूरी तरीके से ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगी। अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजने की काम की। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहने का मतलब एसिटाइल कोलिन सिनैप्स के पास ये प्रेजेंट रहेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा जिसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं। अब यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट जैसे ही किया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रेजेंट था कैल्शियम आयन, क्या अब आगे सार्कोप्लाज्म में कंसंट्रेशन वो बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब मसल फाइबर एक सेल है, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म में Ca2+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब जो ट्रोपोमायोसिन पे हमें ट्रोपोनिन देखने को मिला था, अब वो ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम के साथ जुड़ेगा उसके कन्फर्मेटरी स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगी। अब यहां पर क्या होगा, जो मायोसिन का एक्टिव साइट है, याद करो ना मायोसिन, ऊपर वाला डायग्राम, मायोसिन का जो एक्टिव साइट है उसको यहां पे अनमास्क मतलब खोल दिया जाएगा। मायोसिन के साइट को जब खोला गया तो क्या एक्टिन फिलामेंट उसके साथ जुड़ जाएगा। ये काम किसकी वजह से हुआ? कैल्शियम आयन की वजह से। ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ा? कैल्शियम आयन के साथ जुड़ा। ट्रोपोनिन ने यहां पे ट्रोपोमायोसिन के पास प्रेजेंट था। ट्रोपोमायोसिन कहां था? एक्टिन में या मायोसिन में? एक्टिन में। तो इसने क्या किया, ओवरऑल मायोसिन का एक्टिव साइट को खोल दिया ताकि एक्टिन फिलामेंट वहां पर जाकर जुड़ जाए। अब मायोसिन में पूरी तरीके से एनर्जी भरी हुई है। अब यहां पर जो ADP प्लस IP मतलब ATP का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। मैं डायग्राम में तुमको दिखाता हूं, देखो यहां पे ADP प्लस P मतलब IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या मिलकर ATP बनाने का काम करेगा, मतलब यहां पे एनर्जी देने का काम करेगा। देखो ना नीचे में मायोसिन फिलामेंट मिल रहा है,
ऊपर में एक्टिन फिलामेंट मिल रहा है, एक्टिन ऊपर मायोसिन नीचे, क्या दोनों यहां पर जुड़ चुके? इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर में कौन सा स्ट्रक्चर है, हमें मिल रहा ऊपर में कौन सा, ऊपर में एक्टिन, नीचे में मायोसिन। तो क्या इस एक्टिन की अगर बात करें और मायोसिन की, तो बताओ मायोसिन में तुम देखे थे ना अभी कि मायोसिन में एक ऐसा साइट होता है जहां पे एटीपी बाइंड होता है और एक और साइट होता है जहां पे एक्टिन आकर बाइंड होता है। तो ये आराम से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर चुका, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब यहां पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त रोटेशन भी होगा, तुमको देखने में लग रहा होगा कि यहां पर चीजें टूट रही हैं। तो ओवरऑल यहां पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन, तीसरा स्लाइडिंग या रोटेशन, चौथा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब देखना ध्यान से, इमेजिन करना जरा, जिस समय सार्कोमेयर का कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या हो रहा होगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक डायग्राम भी एनसीईआरटी में, उसके थ्रू भी समझेंगे। बताओ, थीन फिलामेंट पूरी तरीके से सिकुड़ रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जेड लाइन अंदर की तरफ आ रहा है, याद करो ना, जेड लाइन एक इधर था और जेड लाइन एक इधर था, अंदर की तरफ आ रहा है। जेड लाइन अंदर की तरफ आएगा तो दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहते थे, तो दोनों तो पास आएंगे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर? आगे देखो, आई बैंड का लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि जेड लाइन तो ऐसे ही रिड्यूस हुआ है, ए बैंड का लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। याद रखना बस एक बात, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में सबका डिक्रीमेंट हो रहा होगा, सब डिक्रीज कर रहे होंगे, बस ए बैंड अपनी पोजीशन पे पूरी तरीके से मेंटेन रहता है। अभी अगली पेज में दिखाऊंगा एनसीईआरटी के डायग्राम, जिसमें एनसीईआरटी कहते हैं रिलैक्सेशन के वक्त ये था, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये था, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये था। एडीपी प्लस आईपी रिलीज फ्रॉम मायोसिन हेड। अब यहां पे नए एटीपी बाइंड हो गए मायोसिन के साथ, क्रॉस ब्रिज यहां पे टूट गया। अब यहां पे साइकिल ये बार बार रिपीट होता जाएगा जब जब कॉन्ट्रैक्शन यहां पे होगी। Process will continue till Ca2 plus pumped back to the sarcoplasmic cisternae. Sarcoplasmic cisternae सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है। कैल्शियम आयन की जैसी कमी हो गई सार्कोप्लाज्म में, सारा काम बंद। फिर से जब कॉन्ट्रैक्शन करना होगा तो क्या फिर से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। जेड लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, क्योंकि जेड लाइन में कमी देखने को मिली थी ना। अभी मैं एनसीईआरटी की थियरी बोल देता हूं और इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे ये काम ओवरऑल चल रहा है डायग्राम के थ्रू। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल भेजा जाना जरूरी है? मोटर न्यूरॉन के जरिए आ चुका। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर दोनों मिलाकर मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन, ध्यान देंगे जरा, ये रहा मोटर न्यूरॉन और ये रहा मसल फाइबर का सार्कोलेमा। इसके बीच का जो जंक्शन होता है हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल सकते हैं ना, क्योंकि न्यूरॉन ये, मसल फाइबर ये, दोनों के बीच का जो जंक्शन है हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या मोटर एंड प्लेट कहते हैं, क्योंकि मोटर यहीं पे जाकर खत्म हो रहा है, मोटर न्यूरॉन। न्यूरल सिग्नल जैसे ही आया, ये सार्कोलेमा जो है इसने इसको रिसीव करने का काम किया, क्योंकि यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजे गए जिसका नाम था एसिटाइल कोलिन। इसकी वजह से सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जब पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसकी वजह से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में भरते चले गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया जाने लगा। कैल्शियम आयन का जुड़ना होता है ट्रोपोनिन के साथ एक्टिन फिलामेंट पे, और इसके बाद मायोसिन का जो एक्टिव साइट है उसको हटा दिया जाता है ताकि वहां पे एक्टिन आराम से आकर जुड़ जाए और एटीपी भी बाइंड कर जाए। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन का हेड अब जुड़ चुका है एक्टिन के साथ, वहां पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर चुका है, डायग्राम में देख सकते हैं। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। थीन फिलामेंट अब अंदर आने लगेंगे। अब इसके चलते जो जेड लाइन है वो भी अंदर की तरफ आएगा। सोच कर देखो ना, एक जेड लाइन यहां और एक जेड लाइन यहां, दोनों के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त दोनों जेड लाइन जब पास आएंगे, सार्कोमेयर का भी डिस्टेंस कम होगा ना, सार्कोमेयर के शॉर्टनिंग को ही कॉन्ट्रैक्शन कह दिया जाता है। यहां से यह बात क्लियर है कि जब जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा
तब आई बैंड रिड्यूस होगा, ए बैंड में तो कभी भी कोई चेंज नहीं आती। मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी प्लस आईपी फिर से अपने रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। इस डायग्राम से समझे जरा। आओ, ये है कंडीशन रिलैक्स्ड स्टेज का। ये मैंने कहा कि यहां पे एक्टिन फिलामेंट होगा, यहां पे भी एक्टिन फिलामेंट होगा, क्योंकि पतले वाले फिलामेंट यहां पे दिख रहे हैं। इसको बाइसेक्ट करने वाला जेड लाइन है। दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम इसे सार्कोमेयर कहते हैं। और सेंट्रल जोन का वो पोर्शन जहां पे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर रहा, इस जोन को कहते हैं एच जोन। ऐसा ही सेम एक और में मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे अरेंज होते हैं पैरेलली। ये कंडीशन है रिलैक्स स्टेज का। एक बात गौर से देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जेड लाइन आपस में रिड्यूस हो रहे हैं। अगर जेड लाइन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में और रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं सार्कोमेयर पहले इतना था, अब सार्कोमेयर इतना, अब लास्ट में तो बस इतना ही रह गया। इसका मतलब जेड लाइन रिड्यूस हो रहा है, सार्कोमेयर में भी कमी आ रही है, आई बैंड में भी कमी आ रही है। लास्ट में देखोगे पूरी तरीके से चीजें कम हो गई। लेकिन ए बैंड को देखो ना, ए बैंड में तो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। ए बैंड अपने पोजीशन पे है। ये मोटे वाले फिलामेंट को देखो, अपने पोजीशन पे, कोई चेंज नहीं मिलेगा इसमें। तो याद रखें, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज होगा और बाकी जो मायोसिन का हेड है सब कुछ टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ब्रेकेज चलता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में पूरी तरीके से प्रेजेंट है, तब तक ये चलता रहेगा। अगर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कमी है तो ट्रोपोनिन जुड़ेगा ही नहीं कैल्शियम आयन के साथ, अनमास्क कैसे करेगा फिलामेंट को। जेड लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आना जेड लाइन का, इसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं। मतलब ये जेड लाइन जो है अभी आया था ना इस तरीके से, ये जेड यहां, ये जेड यहां, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ जाएगा जैसा पहले स्टेज में दिख रहा है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अलग अलग मसल्स में जो रिएक्शन टाइम होता है अलग अलग, ये काम बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होता है। मसल्स का एक्टिवेशन जब होता है तो याद करो ना, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जब हम मानकर चलो मसल्स का बिल्कुल रिपीटेड एक्टिवेशन हो रहा है, जैसे दौड़ रहे हो तो मसल तो रिपीटेडली एक्टिवेट हो रहा है ना, तो इसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड स्टार्ट हो जाता है बनना, और लैक्टिक एसिड बनने लगेगा ग्लाइकोजन को तोड़कर, तो इसके कारण फटिगनेस आती है, थकावट महसूस होता है। अब आखिरी का एक पैराग्राफ है, ध्यान से सुनेंगे। मसल की बात करें, मसल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, जैसे ब्लड में होती है ना आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ऐसे ही मसल्स में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। नाम से ही लग रहा होगा, मायो मतलब मसल्स। मसल्स में एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन ज्यादा कहां होगा? रेड मसल फाइबर में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे दो मसल फाइबर हैं हमारे बॉडी में, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक होता है व्हाइट मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर मायोग्लोबिन का प्रेजेंस काफी ज्यादा है। ऐसे मसल्स को हम रेड मसल फाइबर कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे मसल्स को हम एरोबिक मसल्स भी नाम देते हैं। तो क्या पता चला हमें? रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहते हैं क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन भी अच्छा खासा है, मायोग्लोबिन भी अच्छा खासा है। ऑक्सीजन अच्छा खासा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छा खासा है, तो एटीपी भी अच्छी खासी बनती है। अब वैसे मसल फाइबर जिनमें मायोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत ही कम, इसके कारण ये पेल येलो दिखाई देते हैं या व्हाइटिश दिखाई देते हैं, ऐसे को कहते हैं व्हाइट मसल फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा इसमें, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। तो क्या मैं कह सकता हूं रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट कम रहा होगा? तो ये एनारोबिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये सारा डिफरेंस देख सकते हैं, दो तरीके के मसल फाइबर, रेड और व्हाइट। मायोग्लोबिन का अमाउंट इसमें ज्यादा, इसमें कम। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा, इसमें कम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम, इसमें ज्यादा। रेस्पिरेशन मेनली एरोबिक, मेनली एनारोबिक। और एक ये भी डिफरेंस है, डिटेल डिफरेंस। ठीक है, डन। 1 घंटे हमारे इस सेशन के हो चुके हैं और हमने मसल्स को कंप्लीट कर लिया।
मसल्स एक बड़ा पोर्शन था, स्केलेटल सिस्टम अब एक छोटा सा पोर्शन है। स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पे होंगे। स्केलेटल सिस्टम में एक ह्यूमन स्केलेटन का पूरा डायग्राम में कहां क्या है तुम आराम से बता पाओगे। तो आओ इस डायग्राम के जरिए हम पूरा सीखेंगे। उसके पहले एनसीईआरटी की 4 लाइनों को कवर करते हैं। जरा इस पैराग्राफ में क्या कह रही है एनसीईआरटी देखें। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ये जो पूरा हड्डियों का ढांचा है, इसमें सिर्फ हड्डियां ही नहीं होती। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के अलावा कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। जैसे हमारे आउटर ईयर जॉइंट्स पे अगर देखें तो हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा है। यहां पे भी कार्टिलेज है ना, यहां पे इलास्टिक कार्टिलेज वगैरह सब प्रेजेंट रहते हैं। नाजल सेप्टम की बात करें, यहां पे हाइलिन कार्टिलेज होता है। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना हुआ है। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ है। वर्टेब्रल कॉलम में जो डिस्क है कार्टिलेज की बनी हुई। बहुत सारा कुछ कार्टिलेज का बना हुआ है हमारे बॉडी में। इसकी वजह से मूवमेंट भी हो पाती है। हम खाने को अपने जॉ बोन्स के बिना चबा नहीं पाएंगे और हम अपने लिम्ब बोन्स के बिना चल नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारे लिए स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। हम बात तो बोन की कर रहे हैं और कुछ कार्टिलेजेस भी स्केलेटल सिस्टम में हैं। ये दोनों के दोनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। याद करो ना, इसके अलावा भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते, इसलिए हम उन्हें फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, एक एक चीज बिल्कुल है ना, इस डायग्राम में एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ नाम क्या है? तो हम इसे क्रैनियम कहते हैं। CRANIUM, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्रैनियम ये टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। सिर्फ सुनते चलेंगे और देखते चलेंगे इस डायग्राम को। ये है क्रैनियम, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। इसके बाद ये है आई ऑर्बिट जिसमें हमारी दोनों आंखें प्रेजेंट है। इसके बाद ये ऊपर के जो बोन्स हैं इन्हें कहा जाता है मैक्सिला, अपर जॉ के बोन्स। इसके बाद लोअर जॉ के बोन्स को हम मैंडिबल कहते हैं। ये हमारे पूरे स्कल का एक ऐसा इकलौता बोन है जिसमें ओनली मूवेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे तो हमने जॉ को मूव कर सकते हो, लोअर जॉ को, अपर जॉ को नहीं कर सकते। तो पूरे स्कल का एक अकेला इकलौता ऐसा बोन है जो कि मूवेबल है। नेक्स्ट, इसको हम क्लैविकल के नाम से जानते हैं, जो कि एक इधर होता है और एक इधर, जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं। क्लैविकल के पीछे अगर तुम देखोगे यहां पे और यहां पे, तो हमें स्कैपुला देखने को मिलता है। तो स्कैपुला एक तरफ 1 होगा और दूसरे तरफ भी 1 होगा। नेक्स्ट, क्लैविकल और स्कैपुला दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको मिलाकर हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। इसके बाद अब हाथ में चले जरा, लिम्स की बात यहां पे हो रही है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये ह्यूमरस है? इसकी संख्या एक हाथ में एक ही होगी। इसके बाद बीच में ज्वाइंट मिल रहा है तो इसे हम हिंज ज्वाइंट का नाम देते हैं। अभी ज्वाइंट्स में बताऊंगा लास्ट में एक पूरा की पॉइंट में। तो ये हिंज ज्वाइंट यहां पे है। इसकी बात करें तो क्या हम इसे रेडियस कह सकते हैं? नंबर 1 होता है और बगल में जो पतली वाली होती है उसे हम अल्ना कहते हैं। इसका भी नंबर 1 होता है। ऐसे ही बीच में जो ज्वाइंट देखने को मिल रही है इसमें हम इसे कार्पाल्स कहते हैं। पैरों में ऐसे ज्वाइंट को हम टारसाल्स कहते हैं। ये जो कार्पाल होती हैं यहां पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट देखने को मिल रहा होता और टोटल हड्डियां 8 होती हैं यहां पे। कार्पाल्स के बाद मेटाकार्पाल्स होती हैं जिनका नंबर टोटल 5 होता है। अब अगर टोटल देखोगे बाद में फैलेंजेस हैं जिनका नंबर टोटल 14 होता है, जहां पे हिंज ज्वाइंट देखने को मिल रही हैं। अब एक हाथ में पूरी हड्डियों को जब काउंट करोगे तो टोटल मिलाकर 30 मिलती हैं। बगल में भी 30, तो दोनों हाथ मिलाकर टोटल 60 हड्डियां हैं तुम्हारे पास। ऐसे ही दोनों पैरों में मिलाकर 60 होती हैं। 30 + 30 मतलब 4 हमारे पास लिम्स हैं। 30 हड्डियां, सब में 120 हड्डियां तो ऐसे ही हो गई काउंट। इसके बाद ये नी कैप है जिसे हम पटेला कहते हैं। नंबर इसका एक पैर में एक ही होता है। यहां पे टीबिया है जो मोटा वाला होता है, एक होता है फिबुला पतला वाला होता है। यहां पर देखें, यहां पे कार्पाल था तो यहां पे टारसाल्स मिलेगा। वहां नंबर 8 था, यहां नंबर 7 है। काउंटिंग में दिक्कत होगी, एक पटेला को काउंट करोगे एक्स्ट्रा। इसके बाद अगर हम इस स्कल में चलें तो क्या स्कल की में टोटल 22 बोन्स होते हैं। 8 क्रैनियम में और 14 फेशियल बोन्स होते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट्स हैं यहां पे जिन्हें सूचर का नाम दिया जाता है, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वहां पे फाइब्रस ज्वाइंट हैं। बीच में देखोगे नेजल बोन कहते हैं इसे। इसके बाद
अगर हम आगे चलें, ध्यान देना जरा, ये पीछे का जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, इसमें जो पहला वर्टेब्रा मिलता है उसे हम एटलस कहते हैं, दूसरे वर्टेब्रा को एक्सिस कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टेब्रा मिल रहा है जो कि 7 होगा नंबर टोटल, सारे मैमल्स में लगभग 7 होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके बाद ये आगे का जो टी शेप बोन मिल रहा है जो कि दिल को कवर करने का काम करता है, हम इसे टी शेप बोन को स्टर्नम का नाम देते हैं, नंबर 1 ही होगा। ये हमारे रिब्स मिल रहे हैं जिनका नंबर टोटल 12 पेयर है, मतलब 24 होंगे इनकी संख्या। पीछे का जो मिल रहा है हम इन्हें वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, पूरे पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी जिसमें 26 बोन होते हैं। ये हमें पेल्विक गर्डल मिल रहा है, जैसे यहां पे पेक्टोरल गर्डल मिला, ऐसे ही वो पेल्विक गर्डल है जो 2 हड्डियों से मिलकर बना है और इसमें 3 हड्डियों का फ्यूजन अंदर होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये हमारे पास फीमर है, इसको कहते हैं, एक होता है ये और लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है तुम्हारे बॉडी की। इसके बाद बगल में चलें तो ये हिंज ज्वाइंट है जिसे हम नी ज्वाइंट का नाम देते हैं। ये जैसे टीबिया हुआ तो बगल में ये पतला सा पोर्शन फीबुला कहते हैं, नंबर 1 ही होता है। और नीचे में अगर हम चलें तो इन्हें मेटाटार्साल्स बोलेंगे, जैसे ऊपर में मेटाकार्पाल्स बोलते थे। ऊपर में भी नंबर 5 है, नीचे में भी नंबर यहां पे 5 है। फैलेंजेस की संख्या टोटल 14 है, हाथों में भी टोटल संख्या 14 ही होती है। इसके बाद यहां पर जो है इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम दिया जाता है, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा, यहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहां पे बात करें, हम इसे सैक्रम कहते हैं, 5 हड्डियां होती हैं, आपस में सब फ्यूज्ड होती हैं। नीचे वाला कॉकिक्स होता है जिसमें 4 होती हैं, चारों फ्यूज्ड होती हैं। समझ में आ गया? बोलो। ये सारी हड्डियां तुम आराम से देख पा रहे होगे, मैं एक ही बार में ये सारा का सारा हड्डी लाता, काफी कंफ्यूजन होता तुम्हें। अब तुम सारी हड्डियों को देख पा रहे होगे कहां पे क्या है, एक बार बैक कर खुद से रिकॉल कर सकते हो कि यहां पर कौन सी हड्डी है ना, तो अच्छा होगा वो। अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर चीजें देख चुके हैं हम। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, जब हम पैदा होते हैं हमारे पास 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट कंडीशन में पहुंचते हैं हमारे पास हड्डियों की संख्या घट जाती है आपस में, क्योंकि फ्यूजन हो जाता है। टोटल हड्डियों की संख्या 206 मानी जाती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। जो इस एक्सिस पे मिल रही है हम इसे एक्सियल कहते हैं, और बाकी जो साथ में हैं इन्हें हम अपेंडिकुलर कहते हैं। एक्सियल का संख्या 80 होता है, अपेंडिकुलर का संख्या 126 होता है। बड़ा सिंपल है याद रखना, एक्सियल नाम ही छोटा लग रहा है तो 80, अपेंडिकुलर नाम बड़ा तो 126। अब इस स्लाइड में तुम अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में देख रहे हो। टोटल 126 हड्डियां कैसे हैं, दोनों हाथों को मिला दें 30-30 हड्डियां तो 60 तो ऐसे ही हो गई। दोनों पैरों को मिला दें तो 60, 120 तो आराम से काउंट हो गया लिम्ब बोन्स में। 6 हड्डियां और बची हैं जिन्हें गर्डल बोन्स कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल, मेरे पास 2 क्लैविकल और 2 स्कैपुला, मिलाकर 4 हड्डियां, और नीचे में मैंने अभी तुम्हें पेल्विक गर्डल दिखाया था, नंबर जिसके टोटल 2 हैं। 4 लिम्स में ह्यूमरस की संख्या 1, दोनों हाथों को मिला दें तो 2। रेडियस की संख्या 1, दोनों हाथों को मिला दें तो 2। अल्ना का भी संख्या अगर देखें तो 2 देखने को मिलेगा। कार्पाल्स का नंबर अगर बात करें तो कार्पाल्स का नंबर हो गया 8, यहां पे जहां पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट था। मेटाकार्पाल्स में 5, फैलेंजेस में 14, काउंट करोगे टोटल आ जाएगा 30, और 2-2 हैं तो यहां पर आ जाएगा 60। अल्ना को छोड़ रखा है, याद रखना अल्ना के भी नंबर टोटल 1 होते हैं, 1 में। फीमर जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस को बोल दें तो कुल मिलाकर 60 हड्डियां यहां पर भी मिल जाएंगी, दोनों पैरों को मिलाकर। स्कैपुला 2 हैं, क्लैविकल भी 2 हैं। पेल्विक गर्डल की बात करें, 2 हिप बोन्स होते हैं प्रेजेंट, बताया था भी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिलाकर वो 1 बना है वहां पे हड्डी, और ऐसे ऐसे टोटल करके 2 हैं। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां हो गई, बाकी बचे हुए 80 हड्डियां कैसे बनी। स्कल की बात करें टोटल 29 हड्डियां होती हैं, मैंने अभी बोला था 22, कैसे वो कॉन्सेप्ट है वो जरा समझ लेते हैं। सुनो, अगर मैं बात तुमसे करता हूं स्कल के बारे में, तो स्कल की बात करूं तो टोटल 22 हड्डियां होती हैं। स्कल ये पूरा आ गया, इसमें
14 हड्डियां फेस पे होती हैं और 8 हड्डियां यहां पे होती हैं पूरे क्रैनियम वाले जोन में। 22 तो ऐसे हो गए। 3 हड्डियां कान के अंदर होती हैं और 3 हड्डियां इस कान के अंदर होती हैं, तो 22 और 6 28 होता है ना, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये हो गई। अब इसके बाद एक हड्डी और बचा, यहां पे जहां पे टंग होता है ना हमारा, टंग लास्ट में किसी ना किसी चीज से तो अटैच रहा होगा ना, हम इसे बोलते हैं हायोइड बोन। तो देख सकते हैं यहां पर कौन सी क्रैनियल कौन सी फेशियल, तो क्रैनियल टोटल मिलाकर कितनी हो गई 8। एनसीईआरटी में जहां पे है ना फ्रंटल, वहां पे 1 लिख देना, पैरेटल की जगह 2 लिख देना, टेम्पोरल की जगह 2 लिख देना। ऐसे मिलाकर क्रैनियम में 8 हड्डियां हैं हमारे और फेशियल में टोटल 14 हड्डियां हैं। 14 और 8 कितने हो गए हमारे पास 22। अब 22 के अलावा अगर हम बोलें तो एसोसिएटेड बोन्स कितनी होती हैं 7, तो 22 प्लस 7 कितनी 29। हायोइड बोन तो 1 हो गया और बाकी 6 हो गई ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ट्रिक है सिंपल सा, मिस हड्डी, आई मिस यू। ठीक है, कान की हड्डियां यहां पे हो गई। तो स्केलेटल तो समझ में आ गया, स्कल में टोटल 29 हैं, स्टर्नम बीच का 1 हो गया तो 30। रिब्स की बात करें तो टोटल 24 होती हैं, 12 पेयर। ट्रू तो होती हैं 14 ही बस, 7 पेयर्स ट्रू होते हैं 1 to 7 वाले, और बाकी फॉल्स होते हैं 10, जो 8 से लेकर 12 तक वाले होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो टोटल 26 होती हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर तुम अब खुद भी काउंट कर पाओगे कि टोटल तुम्हारे में कैसे 206 हड्डियां यहां पे हैं। अब रही एनसीईआरटी की बात। अब देखो मैंने क्या किया ना, ये तीनों चीजों में एनसीईआरटी की तुम्हें निचोड़ दे दी, अब बहुत आराम से एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ध्यान देंगे, अभी मैंने 2 चीजों की बात की थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, एक था बोन और एक था कार्टिलेज। अगर मैं बात करता हूं यहां पे बोन के बारे में, फॉर्मर मतलब बोन के बारे में यहां पे बात चल रही है, बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स है क्योंकि यहां पे कैल्शियम बहुत ज्यादा डिपॉजिट है। एंड द लैटर मतलब कार्टिलेज के बारे में, ये स्लाइटली प्लायबल है, जैसे हमारे कान कार्टिलेज है, मोड़ा जा सकता है इन्हें, मतलब प्लायबल है क्योंकि इनमें कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट है। कार्टिलेज के स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है, इसलिए यहां पे सॉल्ट का नाम कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट रखा गया, और कैल्शियम सॉल्ट हमारे हड्डियों में होता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें 206 हड्डियां होती हैं और साथ में कुछ कार्टिलेज होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक एक्सियल में और एक अपेंडिकुलर में। एक्सियल का नंबर 80, अपेंडिकुलर का नंबर 126। एक्सियल स्केलेटन 80 हड्डियां होती हैं, ये मेन एक्सिस में होता है जिसमें स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आते हैं। देख सकते हो ना, ये स्कल, रीढ़ का हड्डी सब एक्सियल में आ रहा है, स्टर्नम आगे और नीचे रिब्स, ये आगे टोटल 80 हड्डियां। स्कल की बात करें तो 2 सेट होते हैं, क्रैनियम 8, फेशियल 14, मिलाकर टोटल 22। क्रैनियल के नंबर 8 हो जाएंगे। देख सकते हैं इसमें क्रैनियल और फेशियल दोनों की जिक्र हुई है। कौन सी हड्डी कितनी नंबर में है बगल में मैंने चार्ट में बताया था, जरूर लिख लेना। ये टोटल हायोइड बोन बेस में इंक्लूडेड है, 29 हड्डियां पूरे इस स्ट्रक्चर में हैं। देख सकते हैं कौन से बोन्स हैं, उनके नंबर कितने होते हैं, तो टोटल मिलाकर 8 + 14 22, 23 और 6 29। कौन सी हड्डियों के क्या नाम है, उनके नंबर कितने हैं लिखा हुआ है, प्लस कौन सा फीचर है। तो देखो क्रैनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड होगा ना, पीछे एक बीच में होता है डाइकोंडाइलिक स्ट्रक्चर, 2 उससे जुड़ा हुआ होता है, तो डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। 2 ऑसिपिटल कॉन्डल होता है यहाँ पे, ऑसिपिटल कॉन्डल, जिससे कि अटैचमेंट यहाँ पे होता है। फ्रॉम फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल जो फेशियल है, और बाकी बक्कल कैविटी के पास अगर देखें तो हायोइड बोन अभी हमने देखा, और ईयर ऑसिकल्स तो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या बात है, वही बात लिखी हुई है। ब्रेन को आउटर कवरिंग, एक प्रोटेक्शन कवरिंग क्या क्रैनियम दे रहा है। फेशियल 14 हड्डियों से मिलकर बना है, जो फ्रंट पोर्शन है, यू शेप का जो हड्डी है जिसे हम हायोइड कहते हैं, बक्कल कैविटी के बेस पे है, इसको भी स्कल में हम इंक्लूड करने का काम करते हैं। हमारा जो मिडिल ईयर होता है उसमें टोटल 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, इन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इनका मेन काम जो भी साउंड वेव्स जा रही हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है ना, एक दूसरे से बजती हैं टन 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 टन। स्कल का जो रीजन है हमारा, ये वर्टेब्रल कॉलम के जो जैसे रीढ़ की हड्डी है ना और ये स्कल है, तो यहां पर ना 1-2 गोले होते हैं जिनको बोला जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल,
तो दो गोले हैं तो डाइकोंडाइलिक स्कल बोल देते हैं हम लोग। इसी की वजह से हम अपने इस तरीके से स्कल को मूव कर पाते हैं। वर्टेब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डियां टोटल कितनी हैं? 26 हैं। सीरियली अरेंज्ड होती हैं, पीछे की तरफ हैं तो बोलते हैं डॉर्सली प्लेस्ड यहां पे है। कहां से स्टार्ट होता है? तो स्कल के बेस से स्टार्ट होता है और पीछे पूरा का पूरा नेटवर्क बनता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं। एक वर्टेब्रा की बात करें तो हमारे रीढ़ की हड्डी में हॉलो पोर्शन भी होता है जिसमें रखी हुई है स्पाइनल कॉर्ड। जो पहला वर्टेब्रा है हम उसे एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहा जाता है। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ मूव कर रहा है, अभी मैंने बताया था। और वर्टेब्रल कॉलम में मैंने 5 चीजें बताई तुम्हें, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। सर्वाइकल के नंबर 7 हैं, थोरैसिक 12 हैं, लंबर 5 हैं, सैक्रम भी 1 है और कॉकिक्सियल 1 है जो कि फ्यूज्ड है पूरी तरीके से, कॉकिजियल और सैक्रल। इसे सैक्रम और कॉकिक्स भी कहते हैं। देख सकते हैं इस डायग्राम में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, हर एक बीच में ना कार्टिलेज का बना और डिस्क प्रेजेंट यहां पे रहेगा, जैसे ये सब डिस्क है। सर्वाइकल वर्टेब्रा के जो नंबर हैं ये बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं 7, सारे के सारे लगभग मैमल्स में, कुछ एक्सेप्शंस हैं भी यहां पे, ह्यूमन बींग्स में भी 7 ही होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम के बीच में मैंने कहा ना स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ था, तो वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हड्डी की बनी हुई स्ट्रक्चर है। हेड को सपोर्ट तो यही कर रहा है ना, और बाकी अटैचमेंट है रिब्स के साथ। ध्यान देंगे जरा, हमारी पीछे वर्टेब्रल कॉलम है तो ये जो रिब्स आगे निकल रही है तो पीछे जाकर कनेक्टेड उसी से है ना, तो बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से मेंटेन यहां पे किया गया है। अस्टर्नम आगे का एक फ्लैट बोन होता है जो बिल्कुल थोरैक्स के मिड लाइन पे देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल फ्लैट बोन ये होता है वेंट्रल साइड पे। आगे का पोर्शन वेंट्रल, पीछे का पोर्शन डॉर्सल। ये रही रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम। डॉर्सली है, 26 नंबर हैं, किसके कितने नंबर हैं और काम क्या है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहां पर बताई गई है। नीचे स्टर्नम की नंबर 1 चेस्ट बोन कहते हैं, फ्लैट होता है वेंट्रल में, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे। की पॉइंट से चीजें आसान हो जाती हैं एनसीईआरटी की पैराग्राफ। अब बात चलेगी रिब्स के बारे में। रिब्स की संख्या टोटल कितनी है? 12 पेयर मतलब 24। हर एक रिब आगे से कनेक्टेड होता है एक फ्लैट बोन के साथ। ईच रिब इज अ थीन फ्लैट बोन, सब आपस फ्लैट होते हैं। जैसे था ना अभी स्टर्नम फ्लैट, ऐसे ये भी फ्लैट होते हैं। कनेक्टेड डॉर्सली, पीछे किससे जुड़े रहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम से, और आगे किससे जुड़े रहेंगे? स्टर्नम से। तो आगे का पोर्शन वेंट्रल, पीछे का पोर्शन डॉर्सल। तो वेंट्रल में स्टर्नम के साथ जुड़ जाती है रिब्स, और पीछे में जुड़ेगी किसके साथ? पीछे में जुड़ती है वर्टेब्रल कॉलम के साथ। ये रही तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां। 1 नंबर से 7 नंबर तक सब डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हैं, हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, मतलब टोटल 14। 7 इधर 7 इधर। 8 9 10 को बोला जाता है फॉल्स रिब, मतलब टोटल 6, 3 इधर 3 इधर। फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12, इनका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता, हम कह देते हैं इसको भी वैसे फॉल्स रिब्स कह सकते हो। वैसे ट्रू रिब्स हैं टोटल 7 पेयर्स, फॉल्स रिब्स हैं टोटल 3 पेयर, और फ्लोटिंग रिब्स हैं टोटल 2 पेयर। फ्लोटिंग रिब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया 11th और 12th। स्टर्नम देख रहे हो, बीच का पोर्शन, रिब्स देख रहे हो, और बाकी वर्टेब्रल कॉलम, पीछे रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है। अब देखें जरा, अगर हम अपने बात करें रिब्स के बारे में, तो रिब्स के पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती है। बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। रिब्स के पास कितनी आर्टिकुलेशन सरफेस है? 2। इनके डॉर्सल एंड पे, इसलिए इन्हें बाइसेफेलिक कह देते हैं। बात सिंपल सी समझो ना, जैसे ये रिब्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये रिब्स का कुछ पोर्शन जो है क्या हमारा वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़ा है ना। जैसे मैं इस तरीके से झुक पा रहा हूं आराम से, ये हमारे रिब्स में ना खाली स्पेस होता है, इस खाली स्पेस में आकर अटैच होती है यहां पे रीढ़ की हड्डी। रिब्स में कुछ कुछ मिलते हैं डिप्रेशंस, डायग्राम से वो क्लियर हो पाता। जैसे ये रिब्स है ना, ये रिब्स है, रिब्स में यहां पे हल्के हल्के डिप्रेशन होते हैं प्रेजेंट। ऐसे ऐसे 2 डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है। उससे आकर रीढ़ की हड्डी उसमें अटैच हो जाती है, और आराम से इस तरीके से हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ये हो पाता है, नीचे हो पा रहा है, ऊपर हो पा रहा है। ये 2 आर्टिकुलेशन सरफेस कहां है? रिब्स में है। इसकी वजह से कह देते हैं कि हमारा जो है वो बाइसेफेलिक स्ट्रक्चर यहां पे है।
स्टार्टिंग के जो 7 पेयर है रिब के, इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टेब्रा, पीछे से तो वर्टेब्रा के साथ अटैच्ड है और आगे से स्टर्नम के साथ वेंट्रली। कौन से कार्टिलेज की मदद से? हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। देखो ना, जैसे 1 से लेकर 7 पेयर डायरेक्ट स्टर्नम में अटैच्ड है, तो पीछे तो अटैच्ड है वर्टेब्रल कॉलम में, लेकिन आगे अटैच्ड है स्टर्नम में। तो यहां पर कौन सा कार्टिलेज होता है? जैसे फेविकॉल टाइप का चीज होगा ना चिपकाने के लिए, तो इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। 8 नंबर, 9 नंबर और 10th पेयर जो होता है, इसका कोई अटैचमेंट स्टर्नम के साथ डायरेक्टली नहीं है। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि 1 से 7 तक तो सब जुड़े हुए हैं स्टर्नम के साथ, लेकिन 8, 9, 10 जो है ना, वो 7th वाले के साथ ही जुड़े हुए हैं। गौर से देखो, सब 7th वाले के साथ ही यहां पे जुड़े हुए हैं, ये वाले से सब जुड़े हुए हैं। तो यहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज यहां पे होता है, ठीक है। तो देखो, फॉल्स रिब्स को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल। और ट्रू रिब्स को क्या बोलेंगे? वर्टेब्रोस्टर्नल। ट्रू रिब्स को वर्टेब्रोस्टर्नल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे रिब्स किससे जुड़े हैं? पीछे वर्टेब्रा से और आगे स्टर्नम से। और इसको क्यों बोल रहे हैं वर्टेब्रोकॉन्ड्रल? क्योंकि पीछे तो वर्टेब्रा से, आगे तो सिर्फ कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं ना, 7th नंबर रिब्स के साथ। स्टर्नम से तो डायरेक्टली है नहीं जुड़े हुए। लास्ट के 2 पेयर 11 और 12, ये रिब्स कनेक्टेड होते ही नहीं हैं, आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, लटकता रहता है। थोरैसिक वर्टेब्रा, रिब्स और स्टर्नम, ध्यान देंगे पीछे का जो वर्टेब्रा है थोरैसिक वाला, ठीक है। इसके बाद हम रिब्स की बात करेंगे और साथ में हम लोग बात कर रहे हैं स्टर्नम के बारे में। सब मिलाकर क्या बनते हैं? रिब केज। पूरा का पूरा एक पिंजड़ा बन जाता है। इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड हैं, थोरैसिक वर्टेब्रा, हमारा आगे का रिब्स और बाकी यहां पे स्टर्नम। ये सब मिलकर बनाते हैं रिब केज, जिसके अंदर में प्रेजेंट है हमारे लंग्स। देख सकते हैं यहां पे 7 पेयर, 3 पेयर और 2 पेयर्स। वर्टेब्रोस्टर्नल 14, वर्टेब्रोकॉन्ड्रल 6, वर्टेब्रल 4। क्योंकि वर्टेब्रल क्यों कहा? आगे से तो कनेक्टेड है नहीं। तो ओवरऑल ये सब इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई हैं यहां पे, रिवीजन के टाइम पे यही सब चीजें बहुत काम आएंगी। इसका की पॉइंट पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, एक्सेल की बात हो गई। एक्सेल के बाद अब आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जो उसमें कुछ बातें आती हैं कि जैसे हमारे लिम्स है ना, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, गर्डल, ये सब चीजें इसमें आती हैं। टोटल हड्डियां कितनी हैं? 126। 120 तो आगे हाथ पैर को जोड़ दो, 30 30 30 30 30। इसके अलावा 4 + 2, 4 किसमें? 2 क्लैविकल, 2 स्कैपुला और बाकी 2 नीचे पेल्विक बोन, मिलाकर 126 हड्डियां होती हैं। हर एक लिम्ब में 30 बोन होता है, जैसे हमने देखा 4 लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पाल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5। देखो, ह्यूमरस का नंबर 1, रेडियस का नंबर 1, अल्ना का नंबर 1, 3 तो हो गए। रिस्ट बोन 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 हो गए 30। डिजिट्स मतलब उंगलियों को कहा जा रहा है, फैलेंजेस। नीचे देखते हैं पैर के बारे में। फीमर, थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर का नंबर 1, टीबिया का नंबर 1, फिबुला का नंबर 1, काउंट करो 3। टारसाल का नंबर 7 ही मिलेगा, मेटाटारसाल्स का नंबर 5 मिलेगा, फैलेंजेस के नंबर 14 मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखोगे 29 हड्डियां आ रही हैं। और एक होता है पटेला, नी कैप, जिसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है पटेला। टोटल मिलाकर 30 हड्डियां हो गई। कैसे शेप का है? तो याद रखेंगे पटेला कप शेप का होता है। ये देखो ना, ये रही क्लैविकल, एक साइड इधर भी रहेगी। ये नीचे स्कैपुला है, ट्रायंगुलर बोन। ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पाल है, मेटाकार्पाल है, फैलेंजेस। अभी जस्ट दिखाया था मैंने। ये आ गई तुम्हारी दोनों लिम्स जो है ना, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में कौन सी हड्डियां कितनी नंबर होती हैं, वो साफ यहां पे लिखा हुआ है, रिवाइज कर सकते हो। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, ऊपर का गर्डल पेक्टोरल, नीचे का आता है पेल्विक। ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल यहां पे होता है। अपर लिम्स के लिए पेक्टोरल गर्डल, जहां पे प्रेजेंट है हमारे पास क्लैविकल, स्कैपुला वगैरह, और बाकी पेल्विक गर्डल तो तुम देख ही रहे हो। तो ये एक्सियल स्केलेटन के साथ आर्टिकुलेट करने में काम में आता है। एक गर्डल में 2 हाफ्स होती हैं। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो क्लैविकल और स्कैपुला दोनों के नंबर 2-2 मतलब 4। स्कैपुला पीछे है, लार्ज होता है, ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट स्टर्नम भी है, फ्लैट रिब्स भी हैं, फ्लैट ये भी है। और बाकी डॉर्सल पार्ट में देखने को मिलता है थोरैक्स के पास, और सेकेंड और 7th रिब्स। याद रखना
सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होता है और 7th रिब्स तक जाता है। लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। पीछे की साइड अगर देखें हम तो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी जो स्कैपुला का है ये एलिवेटेड रीज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं, नुकीला जैसा। जैसे पीछे तुम देखोगे ना कोई दुबला पतला इंसान का, तो पीछे जो स्कैपुला देखोगे बहुत ही नुकीला सा दिखाई देगा, जिससे हम स्पाइन कहते हैं, जो कि फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं एक्रोमायन प्रोसेस। ध्यान देंगे जरा, क्या होती है एक्रोमायन प्रोसेस, सिंपल सा समझें। यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है कैविटी, इस कैविटी में जाकर कौन सी फिट होती है, जाकर ह्यूमरस। तो यहां पर जो प्रोसेस बनता है ना, इसको बोलते हैं एक्रोमायन प्रोसेस। प्रोसेस कुछ फॉर्मेशन का नहीं है, स्ट्रक्चर का नाम है एक्रोमायन प्रोसेस। ये देख सकते हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस 3 हड्डियों से मिलकर एक कोक्सल बोन तैयार होता है। एक कोक्सल बोन इस साइड तो एक कोक्सल बोन बगल में होगा। नेक्स्ट, फीमर है, पटेला है, टीबिया है, फीबुला है, टारसाल है, मेटाटारसाल और फेलेंजेस। नंबर एक पर काउंट करो, 14, 5, 7, 1, 1, 1, 1, सॉरी 1 है ना, तो 4, 7, 11, 5, 16 और 14, 30। क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, ये जो क्लैविकल वाला पोर्शन है ना, ये आर्टिकुलेट हो रहा है। एक्रोमायन के नीचे एक डिप्रेशन होती है जिससे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। देखो, ये जो ह्यूमरस है ना हड्डी, ये जाकर इस ग्लेनोइड कैविटी में जाकर फिट हो जाती है, इसी को बोलते हैं यहां पे एक्रोमायन प्रोसेस। शोल्डर जॉइंट यहां पे बन जाता है। क्लैविकल की बात करें तो लंबी सी स्लेंडर पतली सी बोन होती है जिसके 2 कर्वेचर्स होते हैं, ऐसे देखोगे तो, और इसे हम कॉलर बोन का नाम देते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सल बोन है, एक कोक्सल बोन बनी है 3 हड्डियों से, इलियम, इशियम और प्यूबिस। जहां पे तीनों हड्डियां अटैच होती हैं वहां पे एक कैविटी बनती है जिसका नाम है एसिटाबुलम। जैसे बनी थी यहां ग्लेनोइड कैविटी, ऐसे बनती है यहां पे एसिटाबुलम कैविटी, और इसमें फीमर जाकर सेट हो जाती है। ठीक है, 2 हाफ्स की बात चल रही थी ना अभी, 2 कोक्सल बोन है, एक इधर और एक इधर। दोनों कोक्सल बोन आपस में वेंट्रली अटैच्ड होंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और फाइब्रस कार्टिलेज वहां पे होता है प्रेजेंट। अभी तक 2 कार्टिलेज की बात चली, हाइलिन कार्टिलेज जहां पे चीजें जुड़ रही हैं, स्टर्नम वगैरह के साथ जुड़ रही हैं, तो वहां पे हाइलिन कार्टिलेज था, और यहां पे है फाइब्रस कार्टिलेज, याद रखना। अगली चीज है हमारी जॉइंट्स के बारे में, ध्यान देंगे जरा। जॉइंट्स की बात करें तो सारे टाइप की मूवमेंट को अलाउ करता है जॉइंट्स। अगर हमारा लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स वो पॉइंट हैं कांटेक्ट के जहां पे जॉइंट्स 2 बोन्स जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पर इसी की वजह से मूवमेंट भी हो पा रहा होता है, जो कि फलक्रम के तौर पे काम करता है। फलक्रम टर्म फिजिक्स से लिया गया है। फलक्रम टर्म की अगर बात करें तो जैसे जॉइंट है ना, जैसे मानकर चलो किसी की हड्डियां कमजोर हैं, किसी ने अपने मसल्स पे कभी काम नहीं किया, अगर वो चीज कोई डायरेक्ट उठा रहा होगा, डायरेक्ट उसके मसल्स में दर्द स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारा जो प्रेशर पड़ रहा है ना उसकी हड्डियों पे पड़ सकता है, उसके मसल्स पे पड़ सकता है। जैसे मानकर चलो मैं जिम नहीं जाता या मैं एक्सरसाइज वगैरह उतना नहीं करता, तो अगर मैं बहुत ही भारी वजन उठाऊंगा ना तो मेरी हड्डियां क्रैक हो सकती हैं, मेरे मसल्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। लेकिन अगर जिम में जाकर अपने मसल्स को उस तरीके से बनाया हूं तो वो जो मसल्स होंगी वो मसल्स ही सारा वेट कैरी कर लेगी, तो हड्डियों पे दर्द नहीं पहुंचेगा। इसलिए बोलते हैं ज्वाइंट एक्ट एज अ फलक्रम, है ना। इसको और डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल सा इतना समझ लो कि फलक्रम हम इसे कहते हैं। दी मूवेबिलिटी एट दिस ज्वाइंट्स, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, कौन कैसे मूव करेगा। तो ज्वाइंट्स के टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 3, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और सिनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगा? सिनोवियल, हमारे जैसे हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सब कुछ। नो मूवमेंट फाइब्रस, और कंसिडरेबल मूवमेंट कार्टिलेजिनियस में। फाइब्रस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं चलेगा। ऐसे हमारे स्कल के फ्लैट बोन्स जो होते हैं, फ्लैट ध्यान रखना कहां कहां बोन्स हैं फ्लैट, तो आपस में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, और ब्रेन में जहां पे ज्वाइंट होती है उसको कहते हैं सूचर। ब्रेन में जब सर्जरी होती है इसी की मदद से होती है। तो क्रैनियम में हमें देखने को मिल रहा है फाइब्रस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की बात करें तो यहां पर कंसिडरेबल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लिमिटेड मूवमेंट। हमारे दोनों वर्टेब्रा के बीच में काफी सारे वर्टेब्रा हैं, तो 2 वर्टेब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? यहां पे
कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर दो वर्टेब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज की मदद से, तो वर्टेब्रल कॉलम में। सिनोवियल ज्वाइंट के तो बड़े सारे एग्जांपल हैं। सिनोवियल ज्वाइंट जहां पे सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है और इसी की वजह से आराम से मूवमेंट हो पाती है, आराम से कंसिडरेबल मूवमेंट, सारे टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं और इसमें लिमिटेड मूवमेंट और इसमें नो मूवमेंट। एग्जाम्पल्स सारे हैं, मैं एक जगह पे इसको बताता हूं। देखो ये तो हो गया तीन तरीके के तुम्हारे ज्वाइंट, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और सिनोवियल। हम लोग आते हैं सिनोवियल वाले में। देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में, हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट, पाइवॉट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस, कार्पाल्स के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट और कार्पाल और मेटाकार्पाल जो होगा वहां पे सैडल ज्वाइंट। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में बार बार। आखिरी बात है डिसऑर्डर्स की। दो टॉपिक था, मसल के बारे में, स्केलेटल के बारे में, तो दोनों डिसऑर्डर सब अलग अलग यहां पे हैं। एक बीमारी है, देखो इससे ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, जितनी चीजें एनसीईआरटी में उतनी आज तक पूछी गई हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। खुद के बॉडी के सेल्स खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेल्फ सेल्स नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को बर्बाद किया जा रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन खराब हो चुका है, बहुत थकावट आती है, लगभग कमजोर हो चुकी होती हैं सारे स्केलेटल मसल्स और ऐसा लग रहा होता है मानो स्केलेटल मसल्स पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुकी हैं। ये फीचर्स याद रखते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन है, फटीग किस में आती है, वीकनिंग किस में होती है, पैरालिसिस मसल की, है ना, ये सब। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्केलेटल मसल्स पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मदद से। टिटैनी, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। टिटैनी और टिटनस अलग है, ध्यान रखना। अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी हो गई, कंट्रैक्शन अलग ही लेवल पे जाएगा। अर्थराइटिस, ज्वाइंट्स में सूजन आ चुकी हो, इसे बोलते हैं अर्थराइटिस, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे गाउट जिसे गठिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, सबको नहीं होती, एक उम्र के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में खत्म हो जाती है जनरली उसके बाद। बोन मास में कमी आ जाती है, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजेन की कमी हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है 45 to 50 ईयर्स के आसपास, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उसके बाद। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स का सूजन हो जाना क्योंकि यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं। सब टर्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है, ऑटोइम्यून, फटीग, वीकनिंग, पैरालिसिस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, लगातार स्केलेटल मसल बर्बाद हो रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। रैपिड स्पैज्म, इन्फ्लेमेशन, एज रिलेटेड, एस्ट्रोजेन डेंसिटी घट जाना, फ्रैक्चर के चांस, गाउट में यूरिक एसिड। ये सारी बीमारियां, उनके क्या काउजेस हैं और प्लस उनके बाद क्या उन पे इंपैक्ट पड़ता है, ये तुम्हारे सामने, इनको याद रखना है। सारी डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ हमने 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया ये पूरा का पूरा चैप्टर। बहुत ही बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें 2 पोर्शन थे। 1 घंटे पूरे हमने मसल्स को दिए, आधे घंटे हमने स्केलेटल को दिया। स्केलेटल तो वो 3 जो चीजें मैंने बताई ना स्टार्टिंग में, एक पूरा स्केलेटन, बाकी 2 डब्बे, उससे ही पूरा हो जाता है कवर, और बाकी ये बीमारियां और इसके पहले जॉइंट्स, ये कर लिए, काम पूरी तरीके से खत्म। इनके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 12:30 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, क्योंकि आज क्लास में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग वहीं करने वाले हैं। मजा आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। और आज रात में भी एक क्लास में रखूंगा, लगभग डेली अब रात में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर पाए एक फुल सिलेबस पेपर को, एक आइडिया भी लगता रहेगा हमारा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मिलते हैं फिर क्लास में, और ऐसी ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी। बाय बाय, थैंक यू।